जय हिंद वॉरियर्स, मैं अनिल विश्वकर्मा आपका सैल्यूट एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, कल आपका 12वीं का पेपर है हिंदी का। तो आज उसी पेपर को लेकर हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि आप कैसे कम समय में ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम पेपर पर डिस्कशन करने के पहले इसके फॉर्मेट को एक बार समझेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये 12वीं का जो मॉडल पेपर होता है, जिसके आधार पर बोर्ड का पेपर आपका आएगा, उसी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले यदि बेसिक जानकारी की बात करें तो आपका जो पेपर होगा टोटल 80 मार्क्स का होगा। आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास रहेंगे 23। आप समझते हैं 80 नंबरों कितने नंबरों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आप सभी को पता होगा 80 नंबर में 32 मार्क्स के जो आपके रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर की यदि हम बात करें तो आपके 2 मार्कर 10 क्वेश्चन रहेंगे। 3 मार्कर की बात करेंगे तो लगभग 4 क्वेश्चन रहेंगे और 4 मार्कर की बात करेंगे तो आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यह आपका एग्जाम का पैटर्न। सबसे पहले हम समझते हैं पासिंग मार्क्स। तो आपको अगर 80 में पास होने के लिए केवल और केवल 26 नंबर चाहिए। यदि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आज रात को बैठ के केवल यदि आप ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लेते हैं, परीक्षा बोर्ड या आपके पास जो भी सोर्स है उससे केवल यदि आप ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लेते हैं तो आप लोग आसानी से पास हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है पास होने के लिए आपको 26 मार्क्स की जरूरत है और केवल अकेले ऑब्जेक्टिव का वेटेज कितना है, 32 मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ इजी क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करें। जैसे कि 4 नंबर के जो आपके 4 क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो आपके 4 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे उनमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहेगा एक निबंध के बारे में, जो कि आपको पता है बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपकी एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के और में आएगा आपका लेटर। तो इसमें आप एप्लीकेशन को प्रीफर कर सकते हैं, जिसे आप मन से आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर में आपको एक पद्यांश देखने को मिलेगा और एक देखने को मिलेगा गद्यांश। ये चारों ही सेगमेंट ऐसे हैं जिसमें आपको किसी प्रकार कोई एफर्ट नहीं लगाना है। इसमें आप आसानी से 16 में से अराउंड 12-13 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो हम इस बार मॉडल पेपर में देखते हैं कि आपके ऐसे कौन से आने के ज्यादा चांस है। तो ये आपको पता होगा, ये रहा है आपके निबंध। निबंध में यदि मैं बात करूं तो पर्टिकुलर 2-3 सब्जेक्ट जो कि एकदम कॉमन होते हैं, जिसमें आपको पता होगा इंटरनेट हो गया या कंप्यूटर हो गया या पॉल्यूशन या पर्यावरण के ऊपर आप एक बार केवल पढ़ के चले जाइएगा और आपका आसानी से पेपर हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन में कुछ नहीं, केवल आपको फॉर्मेट आना चाहिए। हिंदी का जो पेपर होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम एप्लीकेशन का फॉर्मेट। यदि आपको फॉर्मेट आता है तो बीच का कंटेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम गद्यांश और पद्यांश की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हम काव्यांश या गद्यांश के बारे में, जिसमें आपको ये कुछ शेर और शायरी जैसी चीजें दिखाई देती है। इनको आपको 3 पॉइंट में लिखना है। इसका आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, काव्य सौंदर्य सहित इसका भावार्थ। भावार्थ का मतलब होता है इसकी व्याख्या करना। ठीक है, सीधे सीधे 4 नंबर मिलेंगे। संदर्भ में एक कॉमन सी लाइन जो कि आप बचपन से रटते आ रहे हो, जो लिखोगे कि प्रस्तुत काव्यांश या गद्यांश पद्यांश जो भी आएगा आपके एग्जाम में, वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के भाग आ से लिया गया है और इसके रचयिता डैट डैट डैश, यहाँ पे डैश में आ जाएगा आपके कवि का नाम। जो भी आपको पढ़ने समझ में आ रहा है कि किस कवि ने ये कविता लिखी है, उसके बारे में उसका आपको नाम लिखना है। सेकंड वही यदि हम बात करते हैं प्रसंग में, तो प्रसंग में आप लोग क्या लिखेंगे बच्चों, तो प्रस्तुत पद्यांश या गद्यांश में कवि ने खाली स्थान के महत्व के बारे में बताया गया है। अब खाली स्थान का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपको पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो चीज समझ में आ रही है उसी के बारे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भावार्थ या व्याख्या की। तो व्याख्या में केवल आपको एक वर्ड याद रखना है, कवि के अनुसार। ठीक है, आपको नाम केवल कवि का लिखना है और चीजें अपने ही मन से लिखना है। ठीक है, कुल मिलाकर आपको डिजाइन डालनी है। ठीक है, नेक्स्ट ठीक उसी प्रकार यदि हम बात करें गद्यांश की, तो गद्यांश में भी आपको पूरा हिंदी में लिखा रहेगा। ठीक है, आपको सेम तीनों चीजें इसमें ही फॉलो करनी है। संदर्भ में आप लोग क्या लिखोगे, तो वही प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के भाग आ से लिया गया है, जिसके रचयिता डैट डैट डैश है। ठीक है, प्रसंग में सेम वही लाइन कि प्रस्तुत गद्यांश में कवि ने खाली स्थान के महत्व के बारे में बताया है। वही व्याख्या की बात करेंगे तो बच्चों इसमें आपको व्याख्या अपने मन से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर देना, एग्जामिनर को नहीं पता होता है। ठीक है, अब हम लोग ने जैसे देख चुके हैं 4 नंबर के 4 क्वेश्चन पे डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से अब हम देखते हैं 3 नंबर के जो आपके 4 क्वेश्चन आएंगे उनमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले 3 नंबर में आपको एक कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा, एक 3 नंबर में आपसे लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा, एक 3 नंबर में आपका जो ग्रामर का जो क्वेश्चन होता है वो पूछा जाएगा, और एक 3 नंबर में आपसे जो गद्यांश है या अपरित गद्यांश जो होता है वो पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा गद्यांश का और साथ ही साथ 3 क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जिनके आंसर आपको उसी में ढूंढ के लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं कि कवि में आपको क्या लिखना है या कवि परिचय किस प्रकार से लिखा जाता है।
तो बहुत आसान होता है कवि परिचय। आपको जब आप परीक्षा बोर्ड या किसी भी मीडियम से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे कवियों के नाम हैं, बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं, सभी का भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान अलग अलग होता है। बट एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको सभी का अलग अलग याद नहीं करना है। आपको किसी एक कॉमन कवि का भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान याद रखना है और वही जाके आपको एग्जाम में चेप देना है। चेप देने का मतलब लिख देना है, ठीक है। आपको केवल याद रखना है तो क्या, इनकी रचनाएं। क्या याद रखना है? केवल आपको रचनाएं याद रखनी है, ठीक है। बाकी के भाव पक्ष की यदि हम बात करेंगे तो एक जो आपने याद किया वो लिख दो, कला पक्ष में जो आपने एक ही कॉमन याद किया वो लिख देना, साहित्य में स्थान जो आपने एक ही याद किया वही लिखना है। नाम किसी का भी आया, बस रचनाएं आपको अलग लिखनी है। अब ऐसा क्यों करना है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप नोटिस करोगे परीक्षा बोर्ड में हर जो कवि हैं उनका भाव पक्ष और कला पक्ष अलग लिखा हुआ है। आप यदि प्रश्न बैंक से पढ़ते हैं तो उसमें भाव पक्ष, कला पक्ष अलग देखने को मिलेगा। एग्जामिनर अलग पढ़ाते हैं, आपके टीचर्स अलग पढ़ाते होंगे, तो जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उसे खुद को नहीं पता है कि रियलिटी में भाव पक्ष, कला पक्ष क्या है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। कुछ भी इन द सेंस जो कुछ एक टॉपिक है या एक किसी का कवि का है वो आप इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार लेखक की बात करेंगे तो लेखक में भी आपको केवल 2 रचनाएं अलग अलग याद रखनी है। भाषा शैली किसी एक लेखक के अच्छे से याद रख लेना, साहित्य में स्थान किसी एक लेखक का अच्छे से याद रख लेना और वही चेप देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रचनाएं किन कवियों की याद की जाए, तो रचनाएं आसान है। आपको केवल हर एक कवि की 2 से 3 रचनाएं याद रखनी है। और कौन कौन सी करोगे? तो 2023 में लास्ट ईयर में जो आए हैं वो करना है, 2024 में जो आए हैं वो करना है, और जो परीक्षा बोर्ड के जो आपको सेट्स में कुछ दिख जाते हैं केवल वो कर लेना, उसी में से आपके एग्जाम में एक आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, देखिए 16वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 2 नाम देखने को मिलेंगे, एक तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन दोनों में किसी एक के बारे में लिखना है, दोनों के बारे में नहीं लिखना है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमारे लेखक की बात करेंगे तो जैनेन्द्र कुमार अथवा धर्मवीर भारती, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक के बारे में लिखना है, दोनों के बारे में लिखने की गलती मत कीजिएगा, ठीक है। सेकेंड यदि हम बात करते हैं तो आपरित गद्यांश जो कि 3 नंबर में पूछा जाता है, ये भी आपके 2 रहेंगे। तो दोनों में जो ज्यादा आपको इजी दिखता है, जिसको आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, उसका शीर्षक यानी टाइटल बता सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, केवल उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर में आपका एक ग्रामर का जो क्वेश्चन दिखाई देने को मिलता है, एक होता है भाव पल्लवन, ठीक है, और एक होता है संवाद। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाव पल्लवन का मतलब क्या होता है? दोनों एक दूसरे के और में ही आएंगे, या तो आपको भाव पल्लवन करने के लिए दिया जाएगा या संवाद लिखने के लिए दिया जाएगा। भाव पल्लवन का मतलब क्या होता है? आपको एक सिंपल सी लाइन दे दी है, उसको आपको बड़ा चढ़ा के लिखना है, ठीक है। सेकंड उसी प्रकार संवाद, संवाद का मतलब क्या होता है? आपको एक टॉपिक दे दिया गया है और आपको 2 दोस्तों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसके बारे में लिखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, लास्ट टाइम जो आया था संवाद, तो वो उसके बारे में आया था कि क्रिकेट मैच के बारे में 2 दोस्तों के बीच आपसी संवाद को लिखिए। तो जैसे आप नॉर्मल बात करते हैं केवल वही लिखना है। आपको 2 पात्र बनाने हैं, एक का नाम समझ लेते हैं शरद है और एक का नाम करण है, ठीक है। शरद पहला वाक्यांश कहेगा कि आज क्रिकेट मैच है इंडिया पाकिस्तान का, तो करण का लगा कितनी बजे है। फिर शरद क्या कहेगा? शाम को 6:30 बजे स्टार्ट होगा। फिर करण बोलेगा तुझे क्या लगता है कौन सा जीतेगा। तो जो इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है बस उसी को हम क्या कहेंगे? संवाद। देखिए इसमें क्या दिया है? अपने अध्ययन के संबंध में पिता और पुत्र के मध्य हुए संवाद को लिखिए। मतलब कि पिता और पुत्र दोनों पढ़ाई से रिलेटिव कुछ बातें कर रहे हैं। मान लेते हैं करण पुत्र है, शरद पिता है। अब पुत्र अपने पिता को बताएगा कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, समझिए। तो 3 नंबर का सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। हो जाएगा। आप सभी को पता है 3 नंबर 4 नंबर के जो क्वेश्चन के सेगमेंट है हम दे ही चुके हैं। अब हम बात करें 2 नंबर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, 2 नंबर के आपके हिंदी में 10 क्वेश्चन आएंगे और के मिला के 20 हो जाएंगे। इनमें जो 6 क्वेश्चन होते हैं वो आपके जो चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर से डायरेक्ट बनते हैं और इसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 2023 का, 24 का और जो शुरू के मॉडल पेपर्स होते हैं उनके केवल क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा या एक बार पढ़ लीजिएगा, उसी में से आपको क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार जो 4 क्वेश्चन आते हैं जो अलग से जो ग्रामर वाले क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में यदि हम बात करेंगे तो आपको पता है रस, अलंकार, छंद और इसके अलावा भाषा से रिलेटिव एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।